हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु में। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का 6 चैप्टर जो है विनिर्माण उद्योग, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। कल हमने करा था संसाधन वाला चैप्टर, किया था हमने ऊर्जा संसाधन। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कहीं भी अगर किसी कोई दिक्कत है तो वो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें, उसको भी सब्सक्राइब करें आप लोग। लिंक मैंने काफ़ी अपने जितने भी मैंने नोट्स बताए हैं आप लोगों को, आप लोग मेरी वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी फॉलो करिए। वहाँ पर भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। किसी को अगर पीडीएफ चाहिए तो वो भी मुझे बताएं, और इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी। तो पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन। कच्चे माल से अधिक मूल्यवान उत्पादों तक प्रसंस्करण के बाद बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन विनिर्माण कहलाता है। द्वितीयक गतिविधियों में नियोजित लोग प्राथमिक सामग्रियों से तैयार माल बनाते हैं। इस्पात कारखानों, कार, ब्रुअरीज, कपड़ा उद्योग, बेकरी आदि में कार्यरत श्रमिक इस श्रेणी में आते हैं। कुछ लोग सेवाएं प्रदान करने में कार्यरत हैं। इस अध्याय में हम मुख्य रूप से विनिर्माण उद्योगों से संबंधित हैं जो द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग वो भी देखते रहें, ये मैंने निर्माण आयस से लिया है, तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इसको ज़रूर बनाएं। ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है आप लोगों का पहले बेसिक चीज़ें जो है क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आप स्टैंडर्ड बुक्स को समझ पाएंगे। किसी देश की आर्थिक ताकत विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे हम इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, यानी कि विनिर्माण की इम्पोर्टेंस क्या है उनको देखेंगे, उनके इम्पोर्टेंस देखेंगे, महत्व को जानेंगे हम। पॉइंट वाइज है यहाँ पर। विनिर्माण क्षेत्र को सामान्य रूप से विकास और विशेष रूप से आर्थिक विकास की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि को आधुनिक बनाने में मदद करते हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बल्कि वे लोगों को माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में नौकरियां प्रदान करके कृषि आय पर उनकी भारी निर्भरता को भी कम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर वैश्वीकरण की वर्तमान दुनिया में हमारे उद्योग को अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही पर्याप्त नहीं है। हमारा निर्मित सामान अंतर्राष्ट्रीय बाजार के सामान की गुणवत्ता के बराबर होना चाहिए।
तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। अब नेक्स्ट है यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर कृषि आधारित कपास, ऊनी यानी कि ऊन, जूट, रेशमी वस्त्र, रबर और चीनी, चाय, कॉफी, खाद्य तेल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे खनिज आधारित, ये हमने पढ़े थे कृषि आधारित, अब पढ़ेंगे खनिज आधारित। लोहा और इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, ये आपके आते हैं खनिज आधारित में। उनकी मुख्य भूमिका के अनुसार इनको जानेंगे हम। पॉइंट है यहाँ पर पहला, बुनियादी या प्रमुख उद्योग वे हैं जो अन्य वस्तुओं के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में अपने उत्पादों की आपूर्ति करते हैं। लोहा और इस्पात और तांबा गलाना, एल्यूमिनियम गलाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ता उद्योग जो उपभोक्ताओं द्वारा सीधे उपयोग के लिए सामान का उत्पादन करते हैं। चीनी, टूथपेस्ट, कागज, सिलाई मशीन, पंखे आदि। ठीक है, नेक्स्ट है अब पूंजी निवेश के आधार पर, अभी हमने यहाँ पर ये पढ़ा था उनकी भूमिका के आधार पर, अब पढ़ेंगे पूंजी निवेश के आधार पर। पॉइंट है यहाँ पे पहला, लघु उद्योग को एक इकाई की संपत्ति पर अनुमत अधिकतम निवेश के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। समय के साथ यह सीमा बदल गई है। वर्तमान में अधिकतम निवेश की अनुमति 1 करोड़ रुपए है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर हम स्वामित्व के आधार पर। पहला पॉइंट है सार्वजनिक क्षेत्र सरकारी एजेंसियों द्वारा स्वामित्व और संचालित, BHEL, ठीक है, सेल आदि। नेक्स्ट है निजी क्षेत्र के उद्योग जिनका स्वामित्व और संचालन व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, जैसे कि टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड और डाबर इंडस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग जो राज्य और व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जाते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संयुक्त स्वामित्व में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या आपूर्तिकर्ताओं, श्रमिकों या दोनों के पास होता है। वे संसाधनों को एकत्रित करते हैं और लाभ या हानि को अनुपातिक रूप से साझा करते हैं। ऐसे उदाहरण हैं महाराष्ट्र में चीनी उद्योग और केरल में कॉयर उद्योग। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज के बारे में है तो इम्पॉर्टेंट भी है ये और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और एनसीईआरटी तो पूरी ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में कच्चे माल और तैयार माल की मात्रा और वजन के आधार पर जानेंगे। भारी उद्योग जैसे लोहा और इस्पात,
हल्के उद्योग जो हल्के कच्चे माल का उपयोग करते हैं और हल्के सामान का उत्पादन करते हैं, जैसे कि बिजली के सामान उद्योग। ठीक है, अब देखते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कपास, जूट, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी और खाद्य तेल आदि उद्योग कृषि कच्चे माल पर आधारित है। ठीक है, जितनी भी ये चीजें हैं ये सब जो है उद्योग जो है ये कृषि कच्चे माल पर आधारित है। अब देखेंगे यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पहला पॉइंट है कपड़ा उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में अद्वितीय स्थान रखता है, क्योंकि यह औद्योगिक उत्पादन, रोजगार सृजन और विदेशी मुद्रा आय में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला यानी कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्यवर्धित उत्पादों तक आत्मनिर्भर और संपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका कॉटन टेक्सटाइल, इसके बारे में जानेंगे। प्राचीन भारत में सूती वस्त्रों का उत्पादन हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीक से किया जाता था। 18वीं सदी के बाद पावर लूम का प्रयोग शुरू हुआ। औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे पारंपरिक उद्योगों को झटका लगा, क्योंकि वे इंग्लैंड के मिल निर्मित कपड़े से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रारंभिक वर्षों में सूती कपड़ा उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात के कपास उत्पादक क्षेत्र में केंद्रित था। कच्चे कपास की उपलब्धता, बाजार, सुलभ बंदरगाह सुविधाओं सहित परिवहन, श्रम, नम जलवायु आदि ने इसके स्थानीयकरण में योगदान दिया। ठीक है, किस किस ने? श्रम, नम जलवायु आदि ने इसके स्थानीयकरण में योगदान दिया। नेक्स्ट पॉइंट है इस उद्योग का कृषि से घनिष्ठ संबंध है और यह किसानों, कपास के बीज तोड़ने वालों और ओटने, कताई, बुनाई में लगे श्रमिकों को आजीविका प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पे आप अच्छे से समझ गए होंगे, बुनाई में लगे श्रमिकों को आजीविका प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर रंगाई, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, सिलाई और सिलाई। ठीक है, मांग पैदा करके उद्योग कई अन्य उद्योगों जैसे रसायन और रंग, पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग कार्यों का समर्थन करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जबकि कताई महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में केंद्रीकृत बनी हुई है, कपास, रेशम, जरी, ठीक है, कढ़ाई इत्यादि में बुनाई के पारंपरिक कौशल और डिज़ाइन को शामिल करने की गुंजाइश प्रदान करने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। ठीक है, पहले तो ये काम हाथ से होते थे, अभी भी बहुत काफ़ी जगह मतलब होते हैं, इतना पता नहीं चलता है, लेकिन ज़्यादातर जो है अब जो है मशीन से होने लग गया है। ठीक है, लेकिन जो हाथ का काम होता था वो बहुत अच्छा बेस्ट रहता है, अभी भी लोग ढूंढते हैं कहीं कहीं, लेकिन जो नए जनरेशन के लोग हैं वो मशीन की तरफ आकर्षित ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है
भारत में कताई में विश्व स्तरीय उत्पादन होता है, लेकिन बुनाई कम गुणवत्ता वाले कपड़े की आपूर्ति करती है, क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च गुणवत्ता वाले धागे का अधिक उपयोग नहीं कर सकती है। बुनाई का कार्य हथकरघा, पावरलूम तथा मिलों में किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम जूट टेक्सटाइल के बारे में जानेंगे यहाँ पर पॉइंट वाइज। ठीक है, ये चैप्टर बहुत अच्छा है। अगर आप लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे, पहले आप लोग बुक में पढ़िए, उसके बाद नोट्स देखिए, तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ें इसमें पता चल जाएंगी। आपकी पूरी प्रिपरेशन जो है आप लोगों की मेंस के अकॉर्डिंग ही होगी। और आप लोग जितने भी नोट्स मैं आप लोगों को बताऊंगी, ये सारे ज़रूरी नहीं कि प्री के लिए ही हैं, ये प्री मेंस दोनों में ही आप लोगों को काम आएंगे। आपको बार बार नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप लोग इसमें से ही आंसर राइटिंग कर सकते हैं। कभी यहाँ से अगर कभी क्वेश्चन इससे कनेक्ट करता है मेंस का, अगर PYQ अगर आप देखें और आप उसको सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे इस तरह के पॉइंट आप वहाँ पर ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है, जूट टेक्सटाइल में पहला पॉइंट है, भारत कच्चे जूट और जूट के सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है और बांग्लादेश के बाद निर्यातक के रूप में दूसरे स्थान पर है। पहला कौन सा है? बांग्लादेश। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अधिकांश मिलें पश्चिम बंगाल में मुख्यतः हुगली नदी के किनारे एक संकीर्ण पट्टी में स्थित है। पहली जूट मिल 1855 में कोलकाता के पास रिसरा में स्थापित की गई थी। 1947 में विभाजन के बाद जूट मिलें भारत में ही रहीं। ठीक है, लेकिन जूट उत्पादक क्षेत्र का 3/4 हिस्सा बांग्लादेश यानी कि तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। नेक्स्ट पॉइंट है, हुगली बेसिन में उनके स्थान के लिए जिम्मेदार कारक हैं। उनके कारक जानेंगे हम जो जिम्मेदार हैं। ठीक है, जूट उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, सस्ता जल परिवहन, मिलों तक कच्चे माल की आवाजाही की सुविधा के लिए रेलवे, सड़क मार्गों और जल मार्गों के अच्छे नेटवर्क द्वारा समर्थित कच्चे जूट के प्रसंस्करण के लिए प्रचुर मात्रा में पानी, पश्चिम बंगाल और आसपास के राज्यों बिहार, ओडिशा और उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रम यानी कि सस्ते मजदूर मिल जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, एक बड़े शहरी केंद्र के रूप में कोलकाता जूट के सामान के निर्यात के लिए बैंकिंग, बीमा और बंदरगाह सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जानेंगे हम शुगर इंडस्ट्री। भारत चीनी के विश्व उत्पादक के रूप में दूसरे स्थान पर है, लेकिन गुड़ और खांड सारी, ठीक है, गुड़ खांड समझते हो ना आप, गुड़ का चूरा ही होता है एक तरह से, वो खांड बोलते हैं उसको। खांड सारी के उत्पादन में पहले स्थान पर है। इस उद्योग में उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल भारी होता है और ढुलाई में इसमें सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में स्थित है। 60% मिलें जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मिलें हैं वो आप लोगों की उत्तर प्रदेश और बिहार में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह उद्योग प्रकृति में मौसमी है, इसलिए यह सहकारी क्षेत्र के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है।
ठीक है। हाल के वर्षों में मिलों द्वारा दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र में स्थानांतरित होने और ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति देखी गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ उत्पादित गन्ने में सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है। ठंडी जलवायु लंबे समय तक चलने वाले पेराई सत्र को भी सुनिश्चित करती है। इसके अलावा इन राज्यों में सहकारी समितियां अधिक सफल हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में जानेंगे। वे उद्योग जो कच्चे माल के रूप में खनिजों और धातुओं का उपयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। ठीक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लोहा और इस्पात उद्योग बुनियादी उद्योग हैं क्योंकि अन्य सभी उद्योग भारी, मध्यम और हल्के अपनी मशीनरी के लिए इस पर निर्भर हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोनिक, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए स्टील की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लोहा और इस्पात एक भारी उद्योग है क्योंकि सभी कच्चे माल के साथ साथ तैयार माल भी भारी और भारी होते हैं, जिसके कारण भारी परिवहन लागत आती है। ठीक है। लो अयस्क कोकिंग कोयला और चूना पत्थर की आवश्यकता लगभग 4:2:1 के अनुपात में होती है। स्टील को सख्त करने के लिए कुछ मात्रा में मैग्नीज की भी आवश्यकता होती है, यानी कि इसको और कठोर बनाने के लिए। ठीक है। याद रखें कि तैयार उत्पादों को बाजारों और उपभोक्ताओं तक वितरण के लिए एक कुशल परिवहन नेटवर्क की भी आवश्यकता होती है। आप ये मैप का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस तरीके से जो चार्ट बना हुआ है। ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को सारे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइंस, ज्योग्राफी कि पूरे 6 से लेकर 12 तक पूरे नोट्स मिलेंगे एनसीईआरटी के। ठीक है। उसका प्राइस इतना है। और आप लोगों को अगर स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स चाहिए उनका भी प्राइस इतना ही है। तो आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को पूरी चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे इस्पात निर्माण प्रक्रिया, इसको देखिए आप लोग। यहाँ पर कच्चे माल का कारखानों तक परिवहन, फिर उसके बाद है लो अयस्क का गलाया जाना। चूना पत्थर एक सहायक खनिज है जो इसमें मिलाया जाता है, धातु का मैल हटाया जाता है। अयस्क को गर्म करने के लिए कोक का ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर है तरल पदार्थ को सांचों में डाला जाता है जिससे ढलवा लोहा तैयार होता है। ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना ढलवा लोहा। उसके बाद इस्पात बनाना, यानी कि ढलवा लोहे को पुनः गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर तथा मैग्नीज, निकल, क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है। उसके बाद धातु का आकार दिया जाता है, जैसे कि रोलिंग, प्रेसिंग, ढलाई और गड़ाई। ठीक है।
यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं इंडिया में कहाँ कहाँ पर, ठीक है, इस्पात पूरा देख सकते हैं आप। अगर आप इस तरीके से मैप बनाएंगे आंसर राइटिंग में तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप दिखाइएगा उसमें कि कहाँ कहाँ पर, ठीक है। अब है, देखते हैं नेक्स्ट हमारा है लोकेशंस ऑफ स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज, ठीक है। पहला पॉइंट है यहाँ पर छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण है। ऐसा मुख्य रूप से इस उद्योग के विकास के लिए इस क्षेत्र के सापेक्ष लाभों के कारण है। इनमें शामिल है लो अयस्क की कम लागत, नज़दीक में उच्च श्रेणी का कच्चा माल, सस्ता श्रम और घरेलू बाजार में विकास की व्यापक संभावनाएं, ठीक है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग देखेंगे। एल्यूमिनियम प्रगलन भारत में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातुकर्म उद्योग है, ठीक है। यह हल्का है, संक्षारण प्रतिरोधी है, गर्मी का अच्छा संवाहक है, लचीला है और अन्य धातुओं के साथ मिश्रित होने पर मजबूत हो जाता है। इसका उपयोग विमान, बर्तन और तार बनाने में किया जाता है। इसने कई उद्योगों में स्टील, तांबा, जस्ता और सीसा के विकल्प के रूप में लोकप्रियता हासिल की है। नेक्स्ट पॉइंट है देश में एल्यूमिनियम गलाने के संयंत्र ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित है। बॉक्साइट प्रगालक में उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल एक बहुत भारी गहरे लाल रंग की चट्टान है। बिजली की नियमित आपूर्ति और न्यूनतम लागत पर कच्चे माल का सुनिश्चित स्रोत उद्योग के स्थान के लिए दो प्रमुख कारक हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। तो गुरुंग स्टडी पोर्टल में आप लोगों को यहाँ पर जो भी बच्चे 2026 के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे पूरा जो आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं पूरा यहाँ पे डिटेल में मैंने दिए रखा है, ठीक है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में मिल जाएंगे नोट्स। यहाँ पे एल्यूमिनियम उद्योग व विनिर्माण की प्रक्रिया दी हुई है। यहाँ पे बॉक्साइट है यानी कि कच्चा माल, बॉक्साइट खनन, यहाँ पे परिवहन रेल या समुद्री जहाज, फिर यहाँ पे एल्यूमिना, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेटर रहेगा समझने के लिए आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है आप लोगों का केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में जानेंगे। यहाँ पर भारत में रसायन उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और विविधतापूर्ण हो रहा है, ठीक है। इसमें बड़ी और छोटी दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयां शामिल हैं। अकार्बनिक और जैविक दोनों क्षेत्रों में तेजी से विकास दर्ज किया गया है। अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि उर्वरक, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, चिपकने वाले पदार्थ, पेंट, रंग सामग्री बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। नाइट्रिक एसिड, क्षार, सोडा ऐश यानी कि कांच, साबुन और डिटर्जेंट, कागज बनाने के लिए
उपयोग किया जाता है। और कास्टिक सोडा शामिल है। ये उद्योग देश भर में व्यापक रूप से फैले हुए हैं। अब है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, उसके बारे में जानेंगे। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों यानी कि मुख्य रूप से यूरिया, ठीक है, फॉस्फेटिक उर्वरकों और अमोनियम फॉस्फेट यानी कि डीएपी और जटिल उर्वरकों के उत्पादन पर केंद्रित है, जिनमें नाइट्रोजन यानी कि एन, ठीक है, फॉस्फेट पी और पोटाश के का संयोजन होता है। तीसरा यानी पोटाश पूरी तरह से आयात किया जाता है, क्योंकि देश में किसी भी रूप में व्यावसायिक रूप से उपयोग योग्य पोटाश या पोटेशियम यौगिक का कोई भंडार नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट यहाँ पर, हरित क्रांति के बाद उद्योग का विस्तार देश के कई अन्य हिस्सों में हुआ। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल उर्वरक उत्पादन में आधे का योगदान करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक है। नेक्स्ट है आपका सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट निर्माण गतिविधियों जैसे कि घर, कारखाने, पुल, सड़क, हवाई अड्डे, बांध और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के निर्माण के लिए आवश्यक है। इस उद्योग को चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम जैसे भारी कच्चे माल की आवश्यकता होती है। रेल परिवहन के अलावा कोयला और बिजली की भी जरूरत होती है। उद्योग के पास रणनीतिक रूप से गुजरात में स्थित संयंत्र है, जिनकी खाड़ी देशों के बाजार तक उपयुक्त पहुंच है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल अच्छी सेवाओं और यात्रियों के त्वरित परिवहन के लिए वाहन प्रदान करते हैं। ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया वाहन और बहुउपयोगिता वाहन भारत में विभिन्न केंद्रों पर निर्मित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, उदारीकरण के बाद नए और समकालीन मॉडलों के आने से बाजार में वाहनों की मांग में वृद्धि हुई, जिससे यात्री कारों, दोपहिया और तिपहिया वाहनों सहित उद्योग की स्वस्थ वृद्धि हुई है, ठीक है। यह उद्योग दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलुरु के आसपास स्थित है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इसके बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविज़न, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर और दूरसंचार उद्योग के लिए आवश्यक कई अन्य उपकरणों तक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र जो है वो मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और कोयम्बटूर हैं, ठीक है। प्रमुख उद्योग संकेंद्रण बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में है। नेक्स्ट है इस उद्योग का
बड़ा प्रभाव रोजगार सृजन पर पड़ा है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में निरंतर वृद्धि भारत में आईटी उद्योग की सफलता की कुंजी है। यद्यपि उद्योग भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, लेकिन उनके कारण भूमि, जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि और इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण में गिरावट को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट आपका स्ट्रांग होता है, तो इसको आप जरूर नोट करिएगा। नेक्स्ट है, उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं: वायु, जल, भूमि और शोर, यानी कि ध्वनि वाला। ठीक है, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में थर्मल पावर प्लांट भी शामिल है। एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी अवांछनीय गैसों की उच्च मात्रा की उपस्थिति के कारण होता है। वायु जनित कणीय पदार्थों में धूल, स्प्रे धुंध और धुआं जैसे ठोस और तरल दोनों प्रकार के कण होते हैं। धुआं रासायनिक और कागज कारखानों, ईंट भट्टों, रिफाइनरियों और गलाने वाले संयंत्रों और बड़े और छोटे कारखानों में जीवाश्म ईंधन जलाने से उत्सर्जित होता है, जो प्रदूषण मानदंडों की अनदेखी करते हैं। जहरीली गैस का रिसाव दीर्घकालिक प्रभाव के साथ बहुत खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट है आपका वाटर पॉल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण। जल प्रदूषण नदियों में छोड़े गए जैविक और अकार्बनिक औद्योगिक कचरे और समृद्ध पदार्थों के कारण होता है। इस संबंध में मुख्य दोषी कागज, लुगदी, रसायन, कपड़ा और रंगाई, पेट्रोलियम रिफाइनरियां, चर्म शोधन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग हैं, जो रंग, डिटर्जेंट, एसिड, लवण और भारी धातुओं जैसे सीसा और पारा कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन के साथ सिंथेटिक रसायन छोड़ते हैं। जल निकायों में प्लास्टिक और रबर आदि। फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम और लौह एवं इस्पात स्लैग भारत में प्रमुख ठोस अपशिष्ट हैं। अब आता है यहाँ पर थर्मल पॉल्यूशन यानी कि थर्मल प्रदूषण, जो पानी का होता है। पानी का थर्मल प्रदूषण तब होता है जब कारखानों और थर्मल संयंत्रों में गर्म पानी को ठंडा होने से पहले नदियों और तालाबों में बहा दिया जाता है। जलीय जीवन का क्या होगा असर, इसको जानते हैं यहाँ पर। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, परमाणु और हथियार उत्पादन सुविधाओं से निकलने वाले अपशिष्ट कैंसर, जन्म दोष और गर्भपात का कारण बनते हैं। मृदा और जल प्रदूषण का गहरा संबंध है। नॉइस पॉल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से न केवल चिड़चिड़ापन और गुस्सा आता है, बल्कि इससे अन्य शारीरिक प्रभावों के साथ साथ श्रवण हानि, हृदय गति और रक्तचाप में वृद्धि भी हो सकती है। अवांछित ध्वनि चिड़चिड़ाहट और तनाव का स्रोत है। औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, मशीनरी, कारखाने के उपकरण, जनरेटर, आरी और वायवीय और इलेक्ट्रिक ड्रिल भी बहुत शोर करते हैं। अब आते हैं कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, डिग्रेडेशन। ताजे पानी के औद्योगिक
प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है, इसके सुझाव देखते हैं यहाँ पर पॉइंट वाइज। तो पहला पॉइंट है 2 या अधिक क्रमिक चरणों में पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण करके प्रसंस्करण के लिए पानी के उपयोग को कम करना। सेकंड है जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्षा जल का संचयन करना। थर्ड है गर्म पानी और अपशिष्टों को नदियों और तालाबों में छोड़ने से पहले उनका उपचार करना। औद्योगिक अपशिष्टों का उपचार 3 चरणों में किया जा सकता है। एनटीपीसी शोज द वे, ठीक है, इसको जानेंगे। एनटीपीसी भारत में एक प्रमुख बिजली प्रदाता निगम है। इसके पास ईएमएस यानी कि पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, ठीक है, 14001 के लिए आईएसओ प्रमाणन है। निगम उन स्थानों पर प्राकृतिक पर्यावरण और पानी, तेल और गैस और ईंधन जैसे संसाधनों के संरक्षण के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण रखता है, जहां वह बिजली संयंत्र स्थापित कर रहा है। यह संभव हुआ है, इसका सॉल्यूशंस देखते हैं। पहला है नवीनतम तकनीकों को अपनाने और मौजूदा उपकरणों को अपग्रेड करने वाले उपकरणों का इष्टतम उपयोग। सेकंड है राख के उपयोग को अधिकतम करके अपशिष्ट उत्पादन को कम करना। और थर्ड है पारिस्थितिकी संतुलन के पोषण के लिए हरित बेल्ट प्रदान करना और वनीकरण के लिए विशेष प्रयोजन वाहनों के प्रश्न का समाधान करना। फोर्थ है राख तालाब प्रबंधन, राख जल पुनर्चक्रण प्रणाली और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। और फिफ्थ है आपका अपने सभी बिजली स्टेशनों के लिए पारिस्थितिक निगरानी, समीक्षा और ऑनलाइन डेटाबेस प्रबंधन करना। तो यहाँ पे आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश होता है। कल हम मिलेंगे नए आगे और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा बाय बाय। और आप लोग प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी नए आने वाले वीडियो होंगे उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके।